हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक और इतिहास की क्लास लेकर के आए हैं। अभी तक जो हमारी क्लासेस ये चल रही हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमारी क्लासेस चल रही हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, उनके बारे में हम आपको इन क्लासेस के अंदर जानकारी दे रहे हैं। आज भी हम आपके लिए एक प्राचीन भारतीय इतिहास की एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसे राजवंश के बारे में, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में क्लास लेकर के आए हैं, जिसको हम कई बार अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। उस महान साम्राज्य के कुछ महाशासकों के बारे में हम पढ़ते हैं। आज भी हम उनके बारे में ही ये क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी, ये मौर्य राजवंश पे रहेगी, मौर्य डायनेस्टी के ऊपर। ये डायनेस्टी 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रही थी। इसके अंदर कुछ महान शासक रहे थे, जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, और सबसे ज्यादा जो इसमें एक बड़ा नाम हमें सुनने में मिलता है वो है सम्राट अशोक का नाम। तो इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि ये जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, ये इसका कितना विस्तार रहा और इस साम्राज्य के अंदर आखिर में इसका पतन कैसे हुआ। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और बड़ा राजवंश था। देखिए, जो इससे पहले हमने क्लासेस बनाई हैं हरियंका डायनेस्टी के ऊपर, या हमने जो क्लास बनाई है वो और जो बाकी डायनेस्टीज के ऊपर बताई है, वो डायनेस्टीज मुश्किल से मुश्किल 50 से 100 सालों के बीच का उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन रहा है। मतलब कि ज्यादातर जो हम देखते हैं वो 50 से नीचे ही उनका ड्यूरेशन था। बट ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिनने इतना बड़ा समय व्यतीत करा था, इतना बड़ा समय साम्राज्य को अपने दिया था। ये 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रही थी। मतलब अगर हम काउंट करें इसको, तो तकरीबन 136 साल का ये पीरियड था जिसमें ये साम्राज्य रहा था। मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और बड़ा राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में की थी। जो इसके संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके जो गुरु थे, जिनको हम सब जानते हैं, उनके बहुत सारे हम फॉर्मूलाज को भी सुनते आए हैं, उनकी नीतियों को भी सुनते आए हैं। उनका नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इस महान साम्राज्य के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। आज भी हम सम्राट अशोक के काफी सारे जो उनके मतलब के कार्य थे, या उनकी जो योगदान थे इतिहास में, उनको हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं। अक्सर हम अशोक के स्तंभ के बारे में भी पढ़ते हैं, अशोक के धम्म के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आगे हम उन्हीं सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत नंद वंश के पतन के बाद हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बुद्धिमान और कूटनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य की मदद से मगध की गद्दी संभाली। जो ये नंद वंश था, इसका जो आखिरी शासक थे, उन्होंने क्या करा था, कौटिल्य का मतलब गुरु चाणक्य का अपमान करा था सभा के अंदर। और ये जो गुरु चाणक्य थे, इन्होंने कहा था कि मैं अब ये तुमसे पद छीन लूंगा, और इस पद के ऊपर जो तुमसे ज्यादा इस पद के लायक होगा उसको बिठाऊंगा। तो इन्होंने अपने जो मतलब के शिष्य थे इनके, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं उसी आसन के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने विराजमान कराया था। साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें, चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और सिंधु घाटी से लेकर बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया। एक ये यूनानी शासक था सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर इसका नाम था। इसको हराया था जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और उसके बाद उन्होंने सिंधु घाटी से लेकर बंगाल तक, मतलब एक बहुत बड़ा जो एरिया था, उस पे अपने राज्य का विस्तार किया था। आगे हम देख लेते हैं जीवन का अंत। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। अपने आखिरी समय में जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसी समय के अंतराल में ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही काफी तेजी से बढ़ रहे थे पूरे भारत के अंदर।
तो उस समय पर इन्होंने श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में एक ये जगह है, हासन जिले के अंदर, हासन एक जिला है कर्नाटक का, वहां पर ये जगह है श्रवण बेलगोला। ये एक तरीके से तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लोगों का। वहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि से। संलेखना विधि मतलब कि उस संलेखना विधि में खाना पीना कुछ नहीं होता और उसी से ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, ना खाने पीने से। उसके बाद हम देख लेते हैं बिंदुसार का शासनकाल। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजा बने। इनका जो उपनाम था, यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रोकैक्स, शत्रुनाशक कहते थे। किसको कहते थे? बिंदुसार को। ठीक है। उसके बाद हम इनका विस्तार देख लेते हैं। बिंदुसार ने दक्षिण भारत की ओर मौर्य समाज का विस्तार किया और सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। मतलब इन्होंने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ये जो राजा थे एंटियोक्स प्रथम, ये कहाँ के राजा थे? सीरिया के। इनके साथ अपना एक मैत्रीपूर्ण इन्होंने रिश्ता स्थापित किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध, ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना आप लोग। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान सम्राट बने। इसमें अब हम पढ़ते हैं कलिंग की विजय। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारी रक्तपात देखकर उनका मन विचलित हो गया। मतलब कि जब ये युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, तो सम्राट, देखिए भाई, जब दो तरफा लड़ाई होती है तो कुछ लोग अपने भी मरते हैं और कुछ सामने वाले के भी मरते हैं। पर जो सामने वाले के भी लोग मरे थे उसको देख करके सम्राट अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने इतना ज्यादा खून खराबा देखा तो उनके मन के अंदर एक तरीके से उनका मन व्याकुल हो गया ये सारी चीजें देख करके। उसके बाद क्या हुआ? धम्म की नीति। अब देखिए हम धम्म की नीति को पढ़ते हैं। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म, शांति, अहिंसा और परोपकार का संदेश पूरे देश और विदेशों में फैलाया। इन्होंने क्या करा कि अपना जो धर्म था वो बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया और बौद्ध धर्म के अंदर एक धम्म नाम का इन्होंने एक, मतलब कि वो एक तरीके से एक धम्म को एक धर्म बनाया। और धम्म का मतलब होता था शांति, अहिंसा और परोपकार। अगर हम शिलालेखों की बात करें, उन्होंने जनहित में जगह जगह पत्थर के खंभे और शिलालेख खुदवाए जो आज भी भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। आप देखोगे तो अशोक के स्तंभ सुने होंगे अपने किताबों के अंदर वो, और उन्होंने क्या करा था? एक शिलालेख बनवाए थे, शिलालेख बुधवाए थे दीवारों के ऊपर, और उसमें उन्होंने यही सब बातें लिखी थी जो उन्हें ये बौद्ध धर्म से मिली थी। उन्होंने अपनी एक तरीके से वाणी लिखी थी सम्राट अशोक ने। उसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को। मौर्य काल में प्रशासन अत्यंत मजबूत और केंद्रीकृत था। केंद्रीय शासन की अगर हम बात करें, राजा ही न्याय, सेना और शासन का सर्वोच्च प्रमुख होता था जिसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रांतीय विभाजन की, सुगम शासन के लिए साम्राज्य प्रांतों में बटा था और प्रांत जिलों, विषय तथा गांवों में विभाजित थे। मतलब एक पूरा एक एक हायरार्की सिस्टम बनाया गया था प्रशासनिक सेवाओं के लिए कि भाई कौन व्यक्ति कहां पर अवेलेबल रहेगा, कौन कौन मतलब के ऊपर से कौन लीड करेगा, उसके नीचे कितने व्यक्ति रहेंगे, ये पूरी प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई थी इनके कार्यकाल के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और गुप्तचर, कृषि, व्यापार और कर प्रणाली बहुत उन्नत थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य चलाने के लिए कड़े नियम और गुप्तचर प्रणाली का वर्णन मिलता है। अगर आप चाणक्य को पढ़ोगे तो चाणक्य अर्थशास्त्र में सप्तांग का भी एक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने एक 7 अंग बताए, सप्तांग बताए, जो कि हर राज्य के अंदर होने चाहिए और राज्य उसी के हिसाब से चलना चाहिए। इन सप्तांग के लिए भी मैंने क्लासेस बना रखी है ऑलरेडी, जो चाणक्य के सप्तांग थे। अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, मेरे वीडियो के फीड में आपको मिलेगा। अगर हम कला और संस्कृति की बात करें, मौर्य काल में वास्तुकला ने अद्भुत प्रगति की। स्तूप और स्तंभ, अब देखिए स्तूप और स्तंभ का जिक्र आया है। अशोक द्वारा बनवाए गए सांची का स्तूप और सारनाथ का सिंह चतुर्दिक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी काल की देन है। जो आप हमारा वो देखते हैं ना, नेशनल एम्पलम, ठीक है, जो हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक है,
वो किसकी देन है? वो है सम्राट अशोक की देन, ठीक है। जो कि चार तरफ शेर का मुंह दिखता है ना, वो नेशनल एम्बलम होता है, वो क्या है? वो सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव चीज है आपके लिए। उसके बाद अगर हम देखें गुफाएं की बात करें, बराबर की पहाड़ियों में बनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मौर्यों की शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कि उन्होंने शिल्प कला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था अपने कार्यकाल के अंदर। अब भी कि हम पतन के कारण देख लेते हैं। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसका सबसे बड़ा रीजन था अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं आया। मतलब कि देखिए, जो भी जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, चाहे हम हरियंका की बात करें, चाहे हम शिशुनाग की बात करें, चाहे हम नंदा की बात करें, या फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की बात करें, देखिए कोई ना कोई आखिर में ऐसा महान शासकों के भी जो वंशज होते थे, कहीं ना कहीं वो भी कमजोर हो ही जाते थे आखिर में, ठीक है। और उनके जो कमजोर शासन था, उसकी वजह से ही उस साम्राज्य का पतन होता था। पतन के पीछे और कोई कारण नहीं था, ज्यादातर कारण यही होता था कि अयोग्य शासन बैठ जाते थे, और अयोग्य होने की वजह से वो शासन को सही तौर पर नहीं चला पाते थे। अब इसमें क्या हुआ, एक आर्थिक संकट का एक पॉइंट आ गया। विशाल सेना और शांतिपूर्ण नीतियों के कारण खजाना खाली होने लगा। सम्राट अशोक ने इतनी ज्यादा मतलब वो बना दी थी चीजें, शांतिपूर्ण नीतियां बना दी थी, और उसी शांतिपूर्ण नीतियों पे बाकी के भी उनके जितने भी वंशज थे वो चल रहे थे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, खजाना खाली होता रहा। क्योंकि भाई आप जब साम्राज्य विस्तार नहीं करोगे, आक्रमण नहीं करोगे दूसरे राज्यों के अंदर, या दूसरे राज्यों को अपने अंदर मिलाओगे नहीं, या जो प्रजा है उससे टैक्स सही से वसूल नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, एक दिन खजाना खाली होना ही है आपका, है ना। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हम अंतिम अंतिम जो शासक थे मौर्य साम्राज्य के, उसको हम पढ़ते हैं। इस वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, जिससे मौर्य वंश का अंत हो गया। तो ये आखिरी शासक थे जो थे बृहद्रथ, और इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, और फिर खुद उनकी जगह बैठ गए थे। अब इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद की डायनेस्टी के बारे में। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए इतिहास से जुड़ी हुई, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय के ऊपर वीडियो बनाए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम हिस्ट्री की वही क्लास बनाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी। दूसरा, अगर आप और भी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड कोई क्लास चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्लास आपके लिए रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।